नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10 हिंदी मीडियम का हिंदी विषय क्षितिज भाग 2 से 12वां पाठ है लखनवी अंदाज। तो आज हम वह देखेंगे। इसके लेखक है यशपाल। तो सबसे पहले हम यशपाल का जो परिचय है वो देखते हैं। यशपाल का जन्म सन 1930 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनैतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुनिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भारत की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता रही है। तो यहाँ पर हमने उनका परिचय देखा। अब यहाँ पर उन्होंने लखनवी अंदाज ये जो एक व्यंग्य लिखा है, तो उसमें उन्होंने क्या बताया है उसका थोड़ा सा पाठ प्रवेश है वो पहले देखते हैं कि यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य सहित ये जो लखनवी अंदाज है ये व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं कि यहाँ पर यशपाल ने क्या लिखा है कि पतनशील सामंती वर्ग जो है उनके ऊपर उन्होंने ये कटाक्ष किया है जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कि ये जो सामंती वर्ग है वो कैसा है कि वास्तविकता से बेखबर होके वो क्या करते हैं कि एक बनावटी जीवन शैली के आदी है। उनके बारे में ये कटाक्ष लिखा है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम आगे पाठ का अभ्यास करते हैं कि लेखक ने हमें इस पाठ के माध्यम से क्या बताया है कि पाठ का नाम है लखनवी अंदाज। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में पुकार रही थी कि मुफस्सिल यानी कि ट्रेन के इर्द गिर्द जो जगह है, तो उस जगह से ये जो पैसेंजर ट्रेन है वो चल पड़ने की उतावली में पुकार रही है। यानी कि ट्रेन चलने से पहले आवाज़ होती है वह आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं कि अगर हमें आराम से सेकंड क्लास में जाना हो, सेकंड क्लास में बैठकर जाना हो तो क्या होता है कि अधिक दाम देने पड़ते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। कि लेखक ने कौन से क्लास का टिकट लिया था, तो सेकंड क्लास का लिया था और उन्हें ऐसे भी ज़्यादा दूर नहीं जाना था। तो वह क्या करना चाहते थे कि भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सके और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए उन्होंने सेकंड क्लास का ही टिकट ले लिया था। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गया। कि अभी गाड़ी छूट ही रही थी तो सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को वो खाली समझकर क्या करते हैं कि दौड़कर उसमें चढ़ जाते हैं। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था कि उन्होंने अंदाज लगाया था कि शायद इसमें ज़्यादा लोग नहीं होंगे, पर वह डिब्बा निर्जन नहीं था। यानी निर्जन यानी कैसा कि जहाँ पर मनुष्य नहीं होता है इसी जगह पर यहाँ पर वह डिब्बा खाली नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारकर बैठे थे। कि उस डिब्बे में जाकर उन्होंने देखा तो वहाँ पर एक
बर्थ पर लखनवी नवाबी नस्ल के एक सफ़ेदपोश सज्जन बहुत ही सुविधा से पालथी मारकर बैठे हुए थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। उन्होंने सामने उन तौलिए पर 2 ताजे चिकने खीरे भी रखे हुए थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया कि जैसे ही ये लेखक वहाँ पर जाते हैं तो उस सज्जन के एकांत चिंतन में विघ्न यानी कि वो अकेले बैठे थे, तो अचानक से ऐसे जाने से मानो उसके एकांत के चिंतन में विघ्न आ गया हो, ऐसा असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते हुए देखे जाने के संकोच में हो, कि लेखक को ऐसा लगा कि ये भी शायद कोई एकांत में बैठकर कुछ लिखने की चिंता में बैठे हुए हो, ऐसा उन्हें लगा। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया कि वो जो नवाब साहब बैठे थे उन्होंने संगति यानी कि उसके साथ में वो गए हैं, फिर भी उसके साथ में ये जाने वाले हैं, ये देखकर भी उनके अंदर उत्साह नहीं दिखाई दिया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली कि उन्होंने भी क्या किया कि वो उनके सामने की बर्थ पर बैठ जाते हैं और आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली कि उन्होंने उनसे आंखें हटा ली। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है कि अगर ये खाली बैठे हैं तो ये तरह तरह की कल्पना करने की इस लेखक की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे कि ये क्या सोचने लगते हैं कि वो जो नवाब साहब बैठे थे तो वो उसका अनुमान लगाने लगे कि ये क्या कर रहे हैं। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से 2nd क्लास का टिकट खरीद लिया हो, कि लेखक यहाँ पर इसके बारे में सोचने लगते हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि किफ़ायत के यानी कि उनकी सुविधा के विचार से 2nd क्लास का जो ये टिकट खरीद लिया है वह बिल्कुल कैसे अकेले यात्रा करने के अनुमान से उन्होंने शायद खरीद लिया हो, और जब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेदपोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे, और शायद उन्हें ये भी अच्छा न लगा हो कि शहर का कोई भी सफ़ेदपोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करते हुए देख ले। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। लेखक अंदाज़ा लगाता है कि अकेले सफ़र करने के लिए ही उन्होंने अकेले वक्त काटने के लिए ही ये जो 2 खीरे उन्होंने रखे हैं वो इसी के कारण ही लिए होंगे। और अब किसी सफ़ेदपोश के सामने खीरा कैसे खाए, कि अब वह इसके सामने खीरा कैसे खा सके, ऐसा लेखक सोच रहे हैं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियों से यानी कि तिरछी नज़रों से वह उस नवाब साहब को वो देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे कि वो जो नवाब साहब है वह उन्होंने क्या किया कि कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर वो गौर करते रहते हैं। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया कि अचानक वो नवाब साहब उन्हें संबोधन करते हैं। आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे, कि वो उन्हें सामने से पूछते हैं कि आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे, कि उन्होंने खीरा खाने के लिए उन्हें कहा। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा, कि उनका जो ये भाव परिवर्तन था वो अच्छा नहीं लगा, ये भाप लिया यानी कि उन्होंने जान लिया। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला शौक फरमाइए, कि उन्होंने शुक्रिया माना और उन्होंने उसके बारे में पूछा। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। कि उन्होंने क्या किया कि कुछ पल खिड़की से बाहर देखा और
अपने दृढ़ निश्चय यानी पक्के निश्चय से क्या किया, खीरों के नीचे जो तौलिया रखा था वो झाड़कर सामने बिछा देता है। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। कि अब उन्होंने खीरे को क्या किया कि सीट के नीचे से उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर करके क्या करते हैं, पानी से धो देते हैं और तौलिए से पोंछ लेते हैं। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छिलकर फोकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। कि वो क्या करते हैं कि जेब से बाद में चाकू निकालते हैं, दोनों खीरों के सिर काटते हैं और उन्हें गोद कर क्या करते हैं, उनका जो झाग था वो निकाल लेते हैं और फिर खीरों को बहुत ही अच्छी तरह से छीलकर और उन्हें क्या करते हैं, तौलिए पर सजाते हैं। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। कि लखनऊ स्टेशन पर जो खीरा बेचते हैं वो खीरे का इस्तेमाल किस तरह से करना है, उनका जो तरीका है वो जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा, मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। कि ग्राहकों के लिए खीरा खाने के लिए उसमें जीरा मिलाया हुआ नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी वो हाजिर करते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाँकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बरक दी। कि नवाब साहब ने क्या किया, खीरे को काटा और फिर उसके ऊपर जीरा मिलाया हुआ नमक और लाल मिर्च क्या करते हैं, उस पर छिड़क देते हैं। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। कि ये सब करते हुए उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके मन में खीरे का स्वाद चखने के कल्पना में ही उनका जो मुंह था वो प्लावित हो रहा था, यानी कि खुश हो रहा था, ऐसा लग रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। कि कनखियों से वो देखकर क्या सोच रहे हैं कि ये आदमी क्या कर रहा है कि रईस बनते हैं, यानी कि वो बड़े घर के बनने के लिए ये सब बड़े घर के हैं ऐसा दिखावा करने के लिए ये सब ऐसा कर रहे हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए। कि पर अगर दूसरे लोग जान जाएंगे ऐसे वो सोचकर क्या करते हैं कि उसी ख्याल से वो अपनी असलियत पर उतर आते हैं, यानी कि अपना जिस तरह का भी व्यवहार है वो इसी तरह से रखते हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। कि उन्होंने फिर से लेखक की ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। कि वो उन्हें खाने के लिए कह रहे हैं और लखनऊ का बालम खीरा है ऐसा वो कहते हैं। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फाँकें देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। कि ऐसे काटा है, ऊपर नमक छिड़का है, मिर्च छिड़की है, तो वो देखकर मुंह में पानी तो आ ही रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। पर लेखक तो उन्हें इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। कि एक बार मना कर दिया है तो वो कैसे खा सकते हैं, इसलिए उन्होंने उसमें खाने का मन हुआ है, फिर भी वो अपने आत्मसम्मान को टिकाए रखने के लिए उन्होंने फिर से मना ही कर दिया और ऐसा करना ही उन्होंने उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मैदा भी जरा कमज़ोर है। वो मना करते हैं और शुक्रिया, इस वक्त खाने की तलब उन्हें या भूख नहीं लग रही है ऐसा कहा, और मैदा भी जरा कमज़ोर है, यानी कि उसकी जो पाचन शक्ति है वो भी कमज़ोर है ऐसा उन्होंने कहा। किबला शौक फरमाए। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ श्वास लिया। कि नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से यानी कि तृष्णा भरी आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती हुई खीरे की फाँकों की ओर देखते और खिड़की के बाहर देखकर
दीर्घ निश्वास लिया, यानी कि मना कर दिया है खाने के लिए तो वह एक निश्वास भी डालते हैं। खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए, फाँक को सूंघा, स्वाद के लिए आनंद में पलकें मूंद ली। कि अब ये जो सफ़ेद पोश आदमी है वो क्या करते हैं कि खीरे की एक फाँक को उठाकर होठों तक ले जाते हैं और फाँक को सूंघते हैं और स्वाद के आनंद में क्या करते हैं कि वो पलकें मूंद लेते हैं। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। कि ये जो नवाब साहब है वो क्या करते हैं कि खाने के लिए वो खीरा उठाते हैं और अपने मुंह तक ले जाते हैं। अपने मुंह में भर आए पानी का घूंट वो गले से उतार देते हैं और तब नवाब साहब ने फाँक को क्या किया कि ऐसे करके खिड़की से बाहर वो छोड़ दिया और उसने खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वो वासना से रसास्वादन करके खिड़की से बाहर वो सिर्फ उन्हें सूंघकर ही क्या करते जाते हैं, वो बाहर फेंकते जाते हैं। नवाब साहब ने खीरे की सब फाँकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया। कि नवाब साहब ने क्या किया कि सभी फाँकों को खिड़की के बाहर फेंक दिया और तौलिए से हाथ उन्होंने पोंछ लिए और गर्व से वो गुलाबी आंखों से कि वो गर्व से उस लेखक के सामने उन्होंने देखा। मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। कि मानो इस तरह से उन्होंने देखा कि वो उन्हें यह बताना चाहता है कि ये हमारे खानदानी रईस लोगों का ये तरीका होता है, ऐसा जताना चाहता हो। इस तरह से उन्होंने उस लेखक की ओर देखा। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। कि नवाब साहब शायद खीरे की खाने की तैयारी और उसके इस्तेमाल से मानो थक गए हो और वो लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है ख़ानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। कि इस तरह से वो क्या करते हैं कि वो सो जाते हैं और शायद उन्हें इस तस्लीम में सिर खाकर लेना पड़ा हो और यह हमारी ख़ानदानी इस तरह की जो रईसी है वो बताने की ऐसी आदत है, ऐसा उन्होंने उनके सामने बता दिया। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एक्सट्रेस तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है कि इस तरह से खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही क्या भूख मिट सकती है? तो इस तरह से उन्होंने इस तरीके से अपने उदर यानी कि अपने पेट की भूख की तृप्ति भी हो सकती है, ऐसा लेखक सोच रहे हैं। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। कि नवाब साहब की ओर से मानो इसका पेट भर गया हो ऐसी ऊंची डकार का शब्द सुनाई देता है और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया कि नवाब साहब ने उनकी ओर देखकर कह दिया कि खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। कि खीरा खाने लायक होता है पर कैसा होता है? शकील, पचने में थोड़ा भारी होता है, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। कि वो क्या करता है खीरा कि मैदे पर यानी कि पेट पर वो ऐसे ही बोझ डाल देता है, पचने में वो भारी होता है, ऐसा वो कहते हैं। ज्ञान चक्षु खुल गए, यानी कि उनके जो ज्ञान चक्षु है वो खुल जाते हैं। पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। की ये जो है ये कैसे है? नई कहानी के लेखक है, ऐसा कहते हैं। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है। कि अगर लेखक क्या कहते हैं कि अगर खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही अगर पेट भर जाने का डकार आ सकता है तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती?
अगर बिना खाए ही सुगंध से ही अगर खाने की तृप्ति आ सकती है तो क्या कोई भी विचार और घटना और पात्रों के बिना ही क्या हम नई कहानी नहीं बना सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ऐसा लेखक यहाँ पर कहना चाहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये जो पाठ है वो पूरा होता है। आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ना है और यहाँ पर दिए गए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर भी लिखने हैं और यहाँ पर जो शब्द के अर्थ है वो भी आप लोगों को लिखना है और समझना है और याद रखना है।